हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम देखेंगे GST-R1 में सभी टेबल्स को हम कैसे मैनेज करेंगे। हम वन स्टेप बाय स्टेप एक एक टेबल को समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि GST-R1 में हमारे पास किस प्रकार से टेबल अवेलेबल होती है और उनकी हमने सारी जानकारी ली थी। तो अभी तक आपने हमारा GST-R1 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको GST-R1 का फर्स्ट पार्ट है वो देख लेना है, फिर आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से इनवॉइस फाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले GST पोर्टल पे हमें लॉगिन कर लेना है और अपने इनवॉइस रिटर्न में आ जाना। ठीक है, यहाँ पर आपको टेबल नंबर 4 पे हम इन्वॉइसिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम टेबल नंबर 4 को ओपन कर लेंगे। तो जैसे टेबल नंबर 4 को ओपन कर लेते हैं, हमारे पास B2B इनवॉइस दिखा देता है। ठीक है ना, रिसीवर वाइज समरी। तो इसमें हमें क्या करना है, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करना है। जैसे हम ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना B2B इनवॉइस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको GST नंबर रिसीवर के डालने हैं। तो जैसे हम यहाँ पर GST नंबर डालेंगे, यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर हमें ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालने हैं सही से, और यहाँ पर हमें जो इश्यू डेट है इनवॉइस की वो डाल देनी है। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई डाल देना है। यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू डाल देनी है कि उसकी टोटल वैल्यू GST को इंक्लूड करके कितनी है। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई टाइप आप जैसे यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लायर को यहाँ से सिलेक्ट करोगे, आपका सप्लाई टाइप वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर सप्लाई टाइप इंटरस्टेट आ चुका है, और यहाँ पर GST की जो रेट है वो आ गई है और डिटेल आ गई है। ठीक है, यहाँ पर जिस पर्टिकुलर रेट में अपना आइटम सेल हुआ है तो उस आइटम की टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर डालनी है, और उसके जो CGST SGST वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये चीज़ें डाल देनी है और सबमिट कर देनी है। ठीक है, फिर आता है अपना सेकंड टेबल आती है अपनी B2C लार्ज इनवॉइस की। लार्ज इनवॉइस का मतलब होता है कि जो अपने इनवॉइस हैं जो 2.5 लाख से ऊपर की वैल्यू की हैं। ठीक है, तो B2B लार्ज में 2.5 लाख के इनवॉइस आ जाएंगे, जो कि क्या होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिटेल हम फिलअप कर लेंगे। लार्ज में पहले सेलेक्ट कर लेंगे, इनवॉइस नंबर ये वगैरह फिलअप कर लेंगे, और जिस रेट पे हमने आइटम बेचा उसकी आइटम की टोटल टैक्सेबल वैल्यू लगा देंगे। CGST जो इंटरेस्ट रेट IGST है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, फिर आता है अपना टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 6 में जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन करवा रहा है। तो कंफर्मेशन इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हमें यहाँ पर एकदम राइट डिटेल फिलअप करनी है। क्योंकि हम जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, अपने जो सप्लाई करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या होती है, जीरो रेटेड होती है। तो इसमें जो GST लगता है वो हमें क्या होता है, रिफंड हो जाता है। तो इसलिए इसकी डिटेल हमें सही से डालनी होती है। अगर हम सही से डिटेल डालेंगे तो अपने रिफंड में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें डिटेल्स वो फिलअप कर लेनी है। तो यहाँ पर इसकी उसको ओके क्लिक कर देना है। ओके जैसे हमें ओके कर लेंगे पर हमारे पास एक्सपोर्ट आ जाएगा। एक्सपोर्ट में हमें इनवॉइस नंबर डाल देना है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, पोर्ट कोड होते हैं अपने। जैसे हम यहाँ पर अपना स्टॉक है वो वेरीफाई करवाते हैं, और अपने जो जहाज़ होती है वहाँ से हमें जो पोर्ट के जरिए लेके जाते हैं तो वहाँ पे पोर्ट कोड इश्यू होते हैं तो वो डाल देने हैं। यहाँ पर अपने बिल्स ऑफ सप्लाई एक्सपोर्ट नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर सिपिक्स या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट डेट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर अपना सप्लाई टाइप इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, और यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना GST पेमेंट कि हमारा जो ये एक्सपोर्ट हो रहा है वो कौन सा टाइप का एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट कौन सा है वो हम बता दें कि विथ पेमेंट ऑफ टैक्स है फिर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है। ये हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हमें उस पर्टिकुलर टैक्स रेट के सामने हमें ये टैक्सेबल वैल्यू डाल देनी है, और यहाँ पर जो IGST है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डाल के हमें सबमिट कर देना है। इसी प्रकार अपना B2B अदर्श में आएंगे। तो B2B अदर्श में हम चेक करेंगे कि B2B अदर्श यानी कि बिजनेस टू कस्टमर में हम जैसे डिटेल डालेंगे तब प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा, यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर सप्लाई टाइप आ जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर अपना जो रेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इन्वॉइसेज नहीं डालने हैं, यानी कि हमें यहाँ पर इन्वॉइसेज नहीं डालने हैं करके, यहाँ पर हमें टोटल कितना हमने सेल किया किसी पर्टिकुलर स्टेट में। तो यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमने दिल्ली में किया तो दिल्ली में टोटल कितने इन्वॉइस कितना सेलिंग कर दिया हमने, तो उसका टोटल आएगा ना कि एक इन्वॉइस का। ठीक है, यहाँ पर उसका टोटल आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिल्ली में 7 सप्लाई की है तो 7 इन्वॉइस की सप्लाई की है, तो 7 जो दिल्ली में 7 इन्वॉइस है, 7 इन्वॉइस का टोटल कितना जितना वैल्यू है, टोटल कितनी वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, सप्लाई टाइप यहाँ पर आ जाएगा, और अपनी रेट है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम रेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर अपना GST है वो आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम इंटरेस्टेड करें तो यहाँ पर अपना इंट्रोगेटेड टैक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आता अपना टेबल नंबर 8। ठीक है, टेबल नंबर 7 के बाद में आती है टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 में हमें डालनी होती है नील रिलेटेड सप्लाईज।
नील रेटेड सप्लाई में हमें डालना होता है कि हमने ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो सेल आउट किया जिसकी जो वैल्यू है वो क्या है, नील रेटेड है, ठीक है। जिसकी रेटेड है क्या है, जीएसटी के अंडर नील रेटेड है, जीरो है या फिर नील है, ठीक है। फिर दूसरा कॉलम आपको दिखा रहा है कि एग्जम्प्टेड अदर देन नील रेटेड नॉन जीएसटी सप्लाई, यानी कि आपको अदर लेना है, यानी कि उसमें नील रेट भी नहीं है और नॉन जीएसटी सप्लाई भी नहीं है, एग्जम्प्ट है, यानी कि जीएसटी में उसकी कोई रेट ही डिसाइड नहीं की गई है। तो ऐसा सप्लाई है तो हमें यहाँ पे फिलअप करनी है उसकी वैल्यू, अगर नॉन जीएसटी सप्लाई है तो यहाँ पर फिलअप करनी है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग हमें पेमेंट डालना है। अगर अपना इंटरेस्ट रेट है अनरजिस्टर्ड के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पेमेंट डालना है। अगर इंटरेस्ट रेट है रजिस्टर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग पेमेंट डालना है और इंटरेस्ट रेट अनरजिस्टर्ड के अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट एक राज्य के भीतर, इंटरेस्ट रेट एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर हमें डिटेल फिलअप कर लेना है और यहाँ से सेव कर लेना है, ठीक है। फिर अपना आता है क्रेडिट नोट डेबिट नोट, ठीक है। तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट सेम वैसे ही फिलअप होगा जैसे हमने टेबल नंबर 4 और टेबल नंबर 5 फिलअप किए, ठीक है ना। B2B या फिर B2C हमने लार्ज इनवॉइस में जैसे ही फिलअप किए वैसे हमारा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होगा, ठीक है। रेगुलर अगर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर इस टेबल नंबर 9B में फिलअप करेंगे और अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड वाली टेबल में हमें फिलअप कर लेना है। सेम वैसे इनवॉइस डालना है जिस प्रकार से हमने B2B और B2C डाला था, ठीक है। तो जैसे हम आ जाएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे एमेंड। एमेंड में क्या होगा कि हमारे पास कोई भी बदलाव करना है, कोई भी त्रुटि हो चुकी है तो उसको हम सुधार सकते हैं। तो वो किस में कहेंगे, अमेंडेड B2B इनवॉइसेज में। तो हम अगर B2B इनवॉइस में कोई गलती होगी तो त्रुटि होगी तो उसको सुधारने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको मिलेगा इनवॉइस नंबर टेबल नंबर 9A के अंदर। तो आपको अमेंडेड इन B2B इनवॉइस करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो वो यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से हमें वो सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर अपना इनवॉइस ओरिजिन जो इनवॉइस एग्जैक्ट इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर क्या कर देना है, अमेंड इनवॉइस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अमेंड इनवॉइस पे क्लिक कर दोगे तो आपकी जो पर्टिकुलर डेट है वो तो जो डिटेल्स है वो तो दिखाएगी, साथ में यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर है वो रिवाइज करना है और यहाँ पर इनवॉइस डेट की वो भी रिवाइज करनी है। और हम यहाँ पर जो भी चेंजमेंट करना है तो वो वाइट जो कि हाईलाइट हो रखा है उन्हीं फील्ड में कर सकते हैं, जो ब्लैक फील्ड है उनमें हम चेंजमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर चेंजमेंट करके सेव कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एमेंडेड टैक्स लायबिलिटीज एडवांस रिसीव, अगर कोई एडवांस रिसीव होता है तो उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एडजस्टमेंट हुआ एडवांस का तो उसके अगेंस्ट हम बदलाव कर सकते हैं। एमेंडेड B2B अदर्स, अगर अदर्स इनवॉइस यानी कि B2B B2C स्मॉल इनवॉइस हुआ है तो हम उसके अगेंस्ट भी हम क्या कर सकते हैं, चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रक्रिया सेम रहेगी। हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा B2C में हमें क्या करना है, एक स्टेट के अकॉर्डिंग फिलअप कर लेना है टोटल वैल्यू। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई करना है, अमेंड डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे हम अमेंड डिटेल्स पर सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर ये डिटेल है वो हम जो वाइट है वो हम फिलअप कर लेंगे और चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये डिटेल्स है वो फिलअप कर लेनी है। टेबल नंबर 11 में हमें कोई एडवांस प्राप्त होता है तो उसकी डिटेल हमें डालनी होती है, ठीक है। जिस भी इनवॉइस यानी कि हमें कोई एडवांस प्राप्त होता है जिसके अगेंस्ट हमने कोई इनवॉइस जनरेट नहीं किया है, ठीक है। हमें एडवांस प्राप्त हो उसके अगेंस्ट अभी तक कोई इनवॉइस जनरेट नहीं होता तो उसकी डिटेल हमें टेबल नंबर 11A में डालनी होगी, ठीक है। एडवांस प्राप्त करने पर हमें जितना टैक्स पेमेंट किया एडवांस पर वो हमें डिटेल हमें यहाँ पर टेबल नंबर 11 में डालनी होगी, ठीक है। 11B टेबल नंबर 11B एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, कि हमें क्या करना है कि बदलाव के लिए आपको टेबल नंबर 11B आपको मिलती है कि कोई भी एडजस्टमेंट करना है तो हमें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। फिर आती है एचएसएन वाइज समरी, अपने जो स्टॉक होता है उसकी एचएसएन कोड के अकॉर्डिंग हमें समरी डालनी होती है। तो एचएसएन कोड वाइज समरी और डॉक्यूमेंट्स इश्यूज ये मैंडेटरी नहीं है काम, ये इनकी डिटेल डालना जरूरी नहीं है लेकिन डालना चाहिए, आवश्यक है। तो यहाँ पर हम एचएसएन वाइज समरी पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम एचएसएन वाइज पर करेंगे यहाँ पर एड एंड एडिटर दिखा रखा है, ठीक है। एचएसएन वाइज समरी फॉर आउटवर्ड सप्लाई, तो यहाँ पर एचएसएन कोड डाल देना है कि किसी एक पर्टिकुलर एचएसएन कोड सेलेक्ट कर लेना है या फिर डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर हम एचएसएन कोड सेलेक्ट कर लेते हैं मान लो, और यहाँ पर यूनिट, ठीक है ना, क्वांटिटी कोड डाल देते हैं, अपनी यूनिट के कोड हैं वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कि आपने कितनी क्वांटिटी में ये पर्टिकुलर एचएसएन पर आपने सेलिंग किया तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी, उसकी टोटल वैल्यू यानी कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना सेल आउट कर चुके हैं उसकी टोटल वैल्यू यहाँ पर आएगी,
टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना CGST या GST तो वो आ जाएगा, और यहाँ पर अगर इंट्रोगेटेड टैक्स है तो वो आ जाएगा। उस डिटेल आपको एक पीरियड की करनी है। तो हमें मान लो कि हम क्या करें, क्वार्टरली फाइल करें, GST क्या करें, क्वार्टरली फाइल करें, तो ये चीज़ें क्वार्टरली आ जाएगी, 3 मंथ की डिटेल इसमें आ जाएगी। एक मान लो कि अपने कोई HSN कोड है, तो उसका हमें क्या करना है, क्वांटिटी सिलेक्ट करना है, टोटल क्वांटिटी सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर यूनिट सिलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर इंट्रोगेटेड टैक्स अगर पेमेंट हुआ है तो वो हो जाएगा, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सीज वगैरह, इसकी डिटेल हमें टोटल करके डालनी है, कि हमें सम करके यहाँ पर डालनी है, ठीक है। फिर आता अपनी डॉक्यूमेंट, आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल डालनी होती है, डॉक्यूमेंट्स इश्यू ड्यूरिंग द पीरियड है क्या, हम मान लो कि क्वार्टरली पेमेंट करें, कि अपना जो सेक्शन है वो IFF है, ठीक है। तो IFF में यानी कि क्वार्टरली मंथली रिटर्न्स को हम सेलेक्ट कर रखा है। तो हम मान लो कि क्वार्टरली मंथली रिटर्न करते हैं, तो इसमें हमें इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, तो अपने जो आउटवर्ड यानी कि हमने सेलिंग की है ना, उसके इनवॉइस की डिटेल हमें डालनी है। तो यहाँ पर अपना सीरियल नंबर आ जाएगी, कौन से सीरियल नंबर से लेकर कौन से सीरियल नंबर तक हमने इस पीरियड में इन्वॉइसेज इशू किए। तो मान लो कि अगर इन्वॉइस नंबर 10 से लेकर हमें इन्वॉइस नंबर 50 तक इशू किए, तो वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। टोटल कितने इशू नंबर हुए हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, अगर उसमें से कोई कैंसिल हुआ तो वो यहाँ पर आ जाएगा, नेट इशू यहाँ पर आ जाएगा, और कोई भी एक्शन है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका इनवर्ड के लिए अगर आपने परचेजिंग की है तो उसके लिए आपका यहाँ पर डिटेल आ जाएगी, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। अगर हमने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेजिंग की है तो उसकी डिटेल हम इनवॉइस नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, टोटल नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, कैंसिल हुआ तो यहाँ पर आ जाएंगे, नेट इश्यू हुआ तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अपना रिवाइज इनवॉइस है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, डेबिट नोट है तो यहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट नोट है तो यहाँ पर आ जाएगा, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, डिलीवरी चालान फॉर जॉब वर्क, डिलीवरी चालान फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल, डिलीवरी चालान फॉर केस ऑफ लिक्विड गैस, डिलीवरी चालान फॉर केस ऑफ लिक्विड गैस, डिलीवरी चालान फॉर इन केस अदर देन द वाई वे सप्लायर, ठीक है। इस प्रकार से हमें डिलीवरी चालान ऑफ अदर देन सप्लाई एक्सक्लूडिंग एट एस नंबर 9 to 11, ठीक है। इस प्रकार से हमें डिटेल डाल के यहाँ पर से सेव कर लेनी होती है। जनरेट करना तो हम यहाँ पर जनरेट GSTR1 समरी पर क्लिक करके यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर चेक पर क्लिक करना है तो चेक पर तभी क्लिक करना है जैसे कि हमने यहाँ पर डाटा फिलअप करने के बाद, हमारा डाटा फिलअप होने के बाद में हमारा जो डाटा है वो अगर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लग गया है, यहाँ पर अपना रिफ्लेक्ट होने लग गया है, तभी हमें क्या करना है कि हमारा डाटा जो फिलअप करने के बाद में यहाँ पर शो होने लग गया है, तो अब हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, इस चेक पर क्लिक करना और सबमिट पे प्रेस करना। तो जैसे सबमिट पे प्रेस कर देंगे अपने जो डाटा है वो क्या हो जाएंगे, सबमिट हो जाएंगे। सबमिट होने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ ही समय बाद में यहाँ पर हमें फाइल रिटर्न का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो इससे हमें अपनी फाइल की जो डाटा है वो वेरीफाई कर सकते हैं। साथ में अगर हमने कोई ई इनवॉइसिंग जनरेट किया तो ई इनवॉइसिंग जनरेट की होती है जैसे कि आपके ऊपर ई इनवॉइस अप्लीकेबल है तो ई इनवॉइस के जो डाटा है वो ऑटो फिलअप होते हैं, ठीक है। तो वो तो ऑटो फिलअप हो जाएंगे, ठीक है। साथ में ही हमें B2C यानी कि टेबल नंबर 7 को याद रखना कि टेबल नंबर 7 में जो नेट वैल्यू हम डालते हैं तो वो हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इंक्लूड करते हुए जो नेट वैल्यू आती है ना वो डालनी होती है, क्योंकि हमारे पास जब कस्टमर को सप्लाई करते हैं हम अदर्स में, तब हमारे पास डेबिट नोट क्रेडिट नोट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, जबकि हमें रजिस्टर और अनरजिस्टर के लिए अवेलेबल होता है। B2B और B2C लार्ज के लिए हमारे पास B2B के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन B2C अदर्स के लिए हमें कोई भी डेबिट नोट क्रेडिट नोट के अलग से टेबल इशू नहीं होती है, इसलिए हमें यहाँ पर नेट वैल्यू डालनी होती है डेबिट नोट क्रेडिट नोट को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी होगी। तो जैसे हम यहाँ पर डाटा फिलअप कर लेंगे, जैसे हमारा डाटा फिलअप हो जाता है हमें क्या कर लेना है, यहाँ से रिफ्रेश कर लेना है, क्योंकि कई बार अपना डाटा क्या है सबमिट हो जाता है लेकिन रिफ्रेश नहीं करता। तो यहाँ पर हमें रिफ्रेश कर लेना है, जैसे रिफ्रेश कर लेंगे तो रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पर अपना डाटा है वो रिफ्रेश होकर आ जाएगा और यहाँ पर हम अपनी फाइल है वो रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें GSTR1 को फिलअप करना होता है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार से GST का पेमेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही।